हेलो। हम्म तो कल हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एंड रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया। सो लेट मी करेक्ट, मैंने ख्याल से ना एक मैंने बीच में कहा तो छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसका कुछ थर्ड या फोर्थ पॉइंट रहेगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट कोई रहेगा जहाँ पे कुछ वो वाटर ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम की कुछ बात कर रहा था कि भाई न्यू प्लांट कोई तो हमने लगा रहे हैं, उसका ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, तो उसका सो एंड सो कॉस्ट है, तो वो क्या होगा, कौन सा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो वो कवर नहीं था, तो अभी हम वो कवर करेंगे। ओके, तो वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है, वो एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रीज़न क्या है, क्योंकि वो उस प्लांट को सेटअप करने के लिए, जो वाटर ट्रीटमेंट का जो प्लांट है उसको प्रोसेस करके जो भी वो ड्रेनेज है, वो गटर ड्रेनेज, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। या तो वो प्लांट का जो प्रोसेस करके जो ड्रेनेज है, उसके लिए एक ड्रेनेज बनाया वो लोग ने। तो मुझे बताओ, एक नया प्लांट मैं लाके सेट कर रहा हूँ, उसका काम ही है कि वाटर को प्रोसेस करना, उसके बाद वो ड्रेनेज को छोड़ना। तो ड्रेनेज छोड़ना तो गटर वटर जो भी है उसके लिए ज़रूरी है, वो ड्रेनेज लाइन ज़रूरी है। ठीक है, तभी तो उसका पूरा फंक्शनिंग होगा, वरना वो ड्रेनेज किधर वो छोड़ेगा, किधर ड्रेनेज। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल्सो विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज दैट्स नेसेसरी फॉर दिस प्लांट। ओके, टू वर्किंग कंडीशन तक, वो वर्क प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए वो ड्रेनेज सिस्टम की जरूरी है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो वो छूट गया था तो वो कर दिए। ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, का फर्स्ट, स्टेट विद रीजन whether the following statement are true or false. Overhaul expenses of second hand machinery purchased are revenue expenditure. तो वो लोग ने स्टेटमेंट दिया, हमें ट्रू या फॉल्स बताना। तो ये ट्रू है कि फॉल्स? ओवरऑल एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जिससे आपकी इंजन की कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी इंजन चेंज होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, आपका यहाँ पे जो मशीन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ओवरऑल एक्सपेंसेस है, दैट्स अ मेजर पार्ट। उससे क्या होता है, आपकी मशीन की कैपेसिटी बढ़ती है, मशीन की फंक्शनिंग बढ़ती है। ठीक है, तो मुझे बताओ, जो मशीन की कैपेसिटी बढ़ा रहा है या मशीन की फंक्शनिंग को बढ़ा रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ कि रेवेन्यू? कैपिटल हुआ ना। ठीक है, सॉरी, कैपिटल हुआ। ठीक है, तो वो लोग ने बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। सो हमेशा से फॉल्स लिख के मत छोड़ना। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ओवरऑल एक्सपेंसेस, ठीक है ना, ओवरऑल एक्सपेंसेस आर टू ब्रिंग सेकेंड हैंड मशीनरी टू वर्किंग कंडीशन which have long term benefit. लॉन्ग टर्म बेनिफिट से आप, मेरा मतलब है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सेकंड, सेकंड क्या है? मनी स्पेंट टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन देखो, तो मैंने यहाँ आपको बता दिया था यहाँ पे कि भाई वर्किंग आवर्स का क्या देखना है आपको, क्या वो रेवेन्यू नेचर का है, क्या वो कैपिटल नेचर का है, कौन से नेचर का है। ठीक है,
अगर वो आपका बेनिफिट दे रहा है कि भाई सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड में है तो आपको वो रेवेन्यू ट्रीट करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि भाई ये करंट अकाउंटिंग पीरियड नहीं, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए इसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो यू विल ट्रीट इट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इससे पहले एक सम किया था, वहाँ पे मैंने रेवेन्यू ट्रीट किया था, यहाँ पे मैं कैपिटल ट्रीट करूँगा। सो दिस स्टेटमेंट इज false because that's not a revenue. Now why revenue? I am giving that reason. ठीक है। अच्छा इधर लिखा है ना, therefore it is capital expenditure. Now why this is false? I have to write that. Why it is false? It is presumed that expenses done to reduce the working hours या working expenses will have enduring benefit, ठीक है, will have enduring benefit, therefore treated as capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमें लगता है कि ये जो हमने खर्चा किया है जिससे वर्किंग एक्सपेंसेस जो घट रहा है, इसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलेगा, इसलिए हम इसको ट्रीट करेंगे, क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप यहाँ पे ट्रू भी लिख सकते हो, उस केस में आपको रीजन क्या देना पड़ेगा, इट इज प्रिज्यूम दैट एक्सपेंसेस डन टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस विल हैव बेनिफिट फॉर करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली, therefore treated as revenue expenditure. In that case it will be treated as revenue expenditure. In that case it will be treated as revenue expenditure. ठीक है ना। थर्ड, तो समझ गए, depend on reasons, depend on way you assume, your answer will change. In first question I treated it as revenue expenditure and given the reason, so ठीक है। In this I have treated it as capital expenditure and given the reason. Understood? So yeah. Point number 3, legal fees to acquire property. अब ये तो बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है। This statement, अच्छा ये सब एक ही जैसे लग रहा है, थोड़ा तो गैप दो। This statement is true. क्यों, प्रॉपर्टी एक्वायर करने जा रहा है तो लीगल चीजें सब करनी पड़ेगी ना, पेपर वर्क सारे करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। अगर उसके लिए जो भी लीगल फीस दे रहा हो तो वो भी मेरा क्या कैपिटल नेचर का, मैं क्या करूंगा अपने एसेट के वैल्यू में उसको भी ऐड करूंगा, तो जो वैल्यू में ऐड करूंगा तो वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, रीजन क्या, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो लीगल fees need to be paid to do the paperwork for acquiring asset, या in this case क्या है वो, for acquiring property, hence treated as capital expenditure. Okay. Fourth, amount spent as lawyer's fee to defend a suit. क्या बोल रहा है, amount spent as lawyer's fee to defend a suit claiming that the firm's factory site belong to a plaintiff's land is capital expenditure. मुझे बताओ, लैंड है, ठीक है,
वो लैंड के ऊपर भाई कोर्ट में केस चला गया, मैं बोल रहा मेरा लैंड है, वो बोल रहा है उसका लैंड है जिसपे फैक्ट्री बनी है, ठीक है। तो अभी उसके लिए जो भी अभी लॉयर तो रखना पड़ेगा, तभी तो केस लड़ेगा कि वो लैंड किसका बताएगा, ठीक है। तो अभी उसका केस चला गया, अब उसके लिए जो भी लीगल फीस दे रहा हूँ, क्या है कैपिटल नेचर का कि रेवेन्यू नेचर का, वो बताना है, ठीक है। सोचो लैंड ऑलरेडी है, उस पर फैक्ट्री भी बन गई है, अब उस पर लिटिगेशन आया कि वो वही है ना, लिटिगेशन वही बोल रहा है ना कि अमाउंट स्पेंट एज लॉयर फी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू अ प्लांटिव्स, ठीक है। तो सामने वाला बंदा बोल रहा मेरा, मैं बोल रहा मेरा, तो उसके ऊपर जो भी लीगल फीस का था वो मैंने पे किया। अब आपको लगा कि अरे ये तो लैंड के ऊपर लैंड के वजह से पे कर रहा है लीगल फीस, तो वहाँ आप चुप गए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लैंड को एक्वायर नहीं कर रहे हो, लैंड का राइट ऑलरेडी आपके पास ही है, जिसने भी फैक्ट्री बनाई है, ठीक है। तो बस सामने वाले ने बोला कि भाई ये तुमने गलत रजिस्ट्रेशन, जो भी है केस चला गया, ठीक है, जो भी रीजन की वजह से। अभी आप क्या कर रहे हो, ऑलरेडी अक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए आप लिटिगेशन है ये, ठीक है। तो इससे मुझे बताओ, इस लीगल फीस से क्या आपको कोई नया ओनरशिप राइट मिल रहा है क्या आपका लैंड विंड कुछ नया एक्वायर हो रहा है क्या, या एक्वायर्ड लैंड कुछ एक्सपांड हो रहा है क्या? आपका जो भी एसेट ऑलरेडी था वो वैसे ही रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो उस वजह से जो भी उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा ये लीगल फीस का, जो केस को लेकर है, इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू, क्योंकि इसका हमें लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म में कोई भी बेनिफिट नहीं। अभी केस लड़ रहे हैं तो दे रहे हैं, कल चल के केस नहीं, केस खत्म हो गया, हम जीत गए, तो वैसे भी लैंड मेरा ही था, वही मैंने प्रूव कर दिया। और अगर हार गए तो लैंड आपका नहीं, वैसे भी बेनिफिट के कुछ मिलने वाला है कि ये लीगल फीस से कुछ भी। वेरस अभी हमने इधर को ही तो देखा था, ये वाले लीगल फीस में, यहाँ पे क्या, ये वाला लीगल फीस क्या है कि हम कैपिटल एक्वायर कर रहे हैं। अगर मुझे प्रॉपर्टी एक्वायर करना है तो पेपर वर्क करना है, पेपर वर्क करना है तो लीगल फीस देना है, लीगल फीस देने से मेरा बेनिफिट क्या है, लैंड मेरे नाम पे आ रहा है, ठीक है। वेरस अभी जो केस पढ़ रहे हैं, जहाँ पे लिटिगेशन वाला जो केस कोर्ट में है, वहाँ पे ऑलरेडी लैंड मेरे नाम पर ही है, फैक्ट्री भी बन गई है, उससे मेरा उस पर केस करके उसका फीस देने से मेरा कोई एसेट और बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है, या नया कोई एक्वायर होने वाला नहीं है, ओके। और ऑलरेडी कोई नया वर्किंग कंडीशन में लाने वाला नहीं हूँ, तो वो मेरा क्या ट्रीट होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये क्या बोल रहा है वैसे, रेवेन्यू की कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। रीजन क्या है, so these expenses neither create enduring बार बार बोल रहा हूं, मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट, enduring benefit, endurable benefit on asset, ठीक है, nor the capacity is increasing, ठीक है। This type of expenditure is considered as maintenance of asset, hence treated as revenue expenditure, hence treated as revenue expenditure, ओके, ठीक है ना। तो मेंटेनेंस जैसा कुछ अभी उस पर केस आ गया करके हुआ, अगर केस नहीं आता तो होता क्या, नहीं होता। तो ये मेंटेनेंस टाइप ऑफ, जैसे रिपेयर्स होते हैं तो हम खर्चा करते हैं, रिपेयर से ठीक करते हैं, वैसे ही ये हुआ करके हमने लिटिगेशन हुआ करके केस में आई मीन लॉयर के पैसे दे रहे हैं, नहीं होता तो हम देते क्या, नहीं। बट वही ये वाला, अगर मुझे लैंड लेना है तो पेपर वर्क तो करना ही है, ठीक है, ओके। तो देख लो
अब मैं मिटाऊंगा ताकि मैं नीचे के और जो है 4 उसको मैं कर सकूं। ओके, तो मैं मिटा रहा हूं अभी, ठीक है। अभी अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मुझे बताओ, एक मशीन है, उसमें कोई स्पेयर पार्ट या कुछ पार्ट वो घिस जाती, जैसे बोलते कि काम करते 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 घिस जाती, तो उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये सब्सटेंशियल पार्ट नहीं, कुछ नहीं, वॉर्न आउट पार्ट है, उसको मैंने चेंज कर दिया, तो वो क्या वो कैपिटल एसेट माना जाएगा? नहीं, वो क्या है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? बिकॉज दैट्स कॉल्ड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या? आप मशीन में मेंटेन क्या करते हो? मशीन में मेंटेन क्या करते हो? कोई जो स्पेयर पार्ट जो कुछ वॉर्न आउट हो गया या यूज आउट हो गया है, जिसकी कैपेसिटी आई मीन जो नट बोल्ट वगैरह वगैरह सब आप चेंज करते रहते हो, रिप्लेस करते रहते हो, दैट्स मेंटेनेंस, ठीक है। सो फिफ्थ वाला, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। सच काइंड of expenses are maintenance of asset, hence will be treated as revenue expenditure, hence treated as रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग ऑफ द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। मुझे बताओ क्या बोला है? आपने वाइट वॉशिंग कर रहे हो और एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो। अच्छा मुझे बताओ, पहली बार एसेट खरीद रहे हो, अब वो सेकंड हैंड है, थर्ड हैंड है, फोर्थ हैंड है, फर्स्ट हैंड है, उससे मुझे मतलब ही नहीं है। जब मैं खरीदूंगा तो मेरे लिए तो वो नया ही है। अब जब मैं सेकंड हैंड मोबाइल भी खरीदूंगा तो जब मेरे लिए आ रहा है तो वो मेरे लिए नया ही है, भले प्रोडक्ट सेकंड हैंड क्यों ना, लेकिन मेरे लिए तो नया ही है, ठीक है। तो मैं जब नया एसेट ला रहा हूँ, मैंने बिल्डिंग खरीदा, वो बिल्डिंग बकवास है एकदम, मतलब गए गुजरे कंडीशन में, ठीक है। तो मैंने उसको वाइट वॉश करवाया, साफ करवाया, ठीक है। एज वेल एज क्या क्या बोला है? रिपेयर करवाया, ठीक है। बिल्डिंग को टकाटक वर्किंग कंडीशन में लेके आया, ठीक है। अब जैसे आप समझो नया घर ले रहे हो और उसमें कबूतर बैठे हैं, मतलब पूरा कबूतर खाना जैसा लग रहा है, तो क्या आप रह पाओगे? क्या करोगे? साफ सफाई करोगे, जो भी ठीक करना है ठीक करोगे, सब करोगे। कहने का मतलब है मेरे एसेट को मैं वर्किंग कंडीशन में लेके आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ही है, सेकेंड हैंड में लिया तो मेरे लिए नया है, तो मैं वर्किंग कंडीशन में लेके आ रहा हूँ। तो जो भी खर्चा किया टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज, वो लोग ने क्या बोला है, हम क्या कर रहे हैं, वो लोग ने बोला है कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंस। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, एनी कॉस्ट incurred to bring asset into working condition will be treated as capital expenditure. Therefore, expenses incurred for repair and whitewash are capital in nature, are capital expenditure.
ओके। सेवेंथ, एक्सपेंसेस, अच्छा ये तो हो गया। हाँ, एक्सपेंसेस इज कनेक्शन विद द ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। इसमें अब मुझे सिनेमा हॉल चलाना है तो मुझे लाइसेंस चाहिए। अगर मुझे लाइसेंस यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला जो पढ़ाया था, तो अगर मेरे पास सिनेमा हॉल के लिए लाइसेंस ही नहीं तो मैं सिनेमा कैसे चलाऊंगा। सो रिन्यूअल विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेयर एज वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ मैं, ये जो लाइसेंस ले रहा हूँ, दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो दिस स्टेटमेंट, उसने क्या बोला है, इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। लाइसेंस सिनेमा हॉल लाइसेंस is necessary to be acquired to run the cinema hall, hence such expenses are treated as capital expenditure, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, क्लियर ना, ठीक है। क्योंकि मैं लाइसेंस नहीं लूंगा तो मैं सिनेमा चला ही नहीं पाऊंगा, सिनेमा हॉल मेंटेन ऑपरेट ही नहीं कर पाऊंगा, स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, ओके। सो अमाउंट स्पेंट, लास्ट वाला, अमाउंट स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स which were necessary for the construction of cinema house and were demolished when the cinema house was already is capital expenditure, yes। अरे मुझे सिनेमा हॉल बनाना है, तो जब सिनेमा हॉल बना नहीं है तो उसको बनाने के लिए जो जो चीज़ है उसके लिए मैंने कोई टेम्पररी स्टोरेज या हट बनाया, उसमें सामान रखा, तो फिर वो तो कैपिटल नेचर हुआ ना। क्योंकि अगर हट नहीं बना, ऐसे ओपन में रखा तो खराब हो गया, तो कोई चोरी वीरी कर लिया, तो वो तो नेसेसिटी है टू कंस्ट्रक्ट द सिनेमा हॉल, ओके ना। सो दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल। सेम जैसे कोई तो बिल्डिंग का हमने देखा था इससे पहले कि भाई एक छोटा मोटा स्टोरेज बना उसमें डाल दिया था, जैसे बिल्डिंग बन जाएगा स्टोरेज को हटा देंगे, ठीक है। तो दिस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी टू बिल्ड द सिनेमा हॉल, ठीक है। सो दिस, so what they are treating it as capital expenditure. So this statement is true, ठीक है। cost of temporary hut are treated as capital expenditure because such expenses are necessary to bring necessary for construction of building. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया इसमें ऑटो पॉइंट। तो देखो या चलो अब मैं मिटा रहा हूँ ये। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। Good Pictures Limited
कंस्ट्रक्ट अ सिनेमा हाउस एंड इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। तो वो लोग बोल रहे कि भाई गुड्स पिक्चर ने सिनेमा हॉल बनाया और फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकर किया। कब? 31 मार्च 2016 में। पहला, सेकेंड हैंड फर्नीचर वर्थ ₹9,000 वर्थ परचेज। करेक्ट, 9,000 का सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? सेकेंड हैंड है तो कैपिटल क्या? रेवेन्यू होगा। क्या आप फर्नीचर बार बार खरीदते हो? नहीं, मैंने पहले ही कहा सेकेंड हैंड, भले ही मैंने वो यूज्ड फर्नीचर लिया है लेकिन मेरे लिए तो वो पहली बार ही लिया है मैंने, ठीक है। सो सेकेंड हैंड फर्नीचर वो तो क्या हो गया आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर रीपेंटिंग ऑफ द फर्नीचर कॉस्ट नेसेसरी है, करना पड़ेगा, नहीं तो फिर फर्नीचर मतलब पुराने जैसे लगेंगे, सिनेमा हॉल में कोई आके बैठने नहीं वाला, ठीक है, तो करना पड़ेगा। ओके, 1,000 रुपीज। द फर्नीचर वॉज इंस्टॉल्ड बाय ओन वर्कमैन, वेजेस फॉर बिंग 200। अभी बताओ इसने क्या बोला? पॉइंट आउट हाउ वुड यू क्लासिफाई द अबव आइटम। ओके, ठीक है। सो पहला वाला बोला है कि भाई फर्नीचर का 9,000, ठीक है, रीपेंटिंग का 1,000 और उसको फिट करने के लिए ना वर्कमैन को वेज दिया या लेके आने के लिए 200 रुपए। टोटल कितने हुए? 10,000 10,200 रुपीज। 10,000 will be treated as capital expenditure, will be treated as capital expenditure। ओके, रीजन मांगे क्या लोग ने? पॉइंट आउट हाउ वुड यू क्लासिफाई द अबव आइटम। क्लासिफाई क्या करना? विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। देयरफॉर अमाउंट will be transferred, amount will be booked in furniture account। फर्नीचर अकाउंट खोलोगे, उसमें डाल दोगे। क्लासिफाई किस में करना है? फर्नीचर अकाउंट इन एसेट्स, ठीक है। सेकंड बोला है expenses in connection with obtaining a license for running the cinema worth ₹20,000, ठीक है। During the course of the year, the cinema company was fined ₹1,000 for contravening rules. Renewal fee 2,000 for next year also paid। अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या करोगे? पहला तो बोला है उसने 20,000, ₹20,000 for license will be treated as capital expenditure, okay ना? will be treated as capital expenditure। ₹1,000 for fine will be treated as कौन सा एक्सपेंडिचर? मुझे बताओ, क्या फाइन ज़रूरी होता है क्या आपके सिनेमा हॉल को स्टार्ट करने के लिए? वो तो उनको कंप्लाई करना था, कुछ उन्होंने कंप्लाई नहीं किया, उसके लिए फ़ाइन लगा है। तो वो क्या करते हो आप? एक्सपेंस में डालते हो, पीएनएल में, ठीक है, फाइन्स एंड पेनाल्टी करके, उसमें 1,000 रुपये पीएनएल के डेबिट में डालोगे तो कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। थर्ड, ₹2,000 अगले साल का रिन्यूअल का है, मतलब इस साल का मैं बैठ के देखूँ तो मैंने 2,000 इन एडवांस दे दिया है ताकि नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल भी कर दे करके। तो ये कौन सा प्रीपेड एक्सपेंस है? करेक्ट है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन वन टाइप ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूंगा तो अभी पीएनएल डेबिट करना पड़ेगा। नेचर इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बट करेंटली वो प्रीपेड नेचर है। सो 2,000 फॉर रेन्यूअल, ठीक है, रेन्यूअल फीस फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। रेन्यूअल फीस ही है ना,
renewal fees for next year is treated as revenue expenditure but it belongs this expense belongs to next year, hence prepaid expenses. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसका तरीका है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। बट अभी आप उसको पीएनएल में क्यों नहीं ट्रीट कर रहे, क्योंकि वो प्रीपेड एक्सपेंस बोला जाता है उसको। करंट ईयर एक्सपेंस नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आगे वाले ईयर का एक्सपेंस। ठीक है, ओके। तो ये हो गया तीसरा। तो मैंने रिन्यूअल का जो समझाया था, इसलिए मैंने इधर अभी नहीं समझा कि रिन्यूअल और ओरिजिनल लाइसेंस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, इसलिए मैंने फिर से बार बार नहीं समझा, वो मैंने समझा दिया ऑलरेडी। फायर इंश्योरेंस 1000 वॉज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2015 फॉर 1 ईयर। देखो हमारा ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2016 को, 31 मार्च 2016 को, लेकिन 1 अक्टूबर 2015 को वो 1 साल का 1000 एक ही साथ पे कर दे रहा है। 1 साल का 1000 एक ही साथ पे कर दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ठीक है, तो रुपीस या ऐसे लिख सकते हो, ₹500 is treated as current year expenses। ठीक है, current year expenses, whereas ₹500 is treated as current year expenses, whereas next 500 या remaining 500, whereas remaining ₹500 is prepaid expenses, is prepaid expenses। ठीक है, तो आपने इधर बोल दिया करंट ईयर का एक्सपेंसेस मतलब करंट ईयर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेयरएज रिमेनिंग इज प्रीपेड एक्सपेंस करके आप एसेट में डाल दो, करंट ईयर के इसमें ट्रीट नहीं करोगे। ठीक है, ओके ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल नहीं है, रेवेन्यू नेचर का है, बट करंट ईयर में हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे। ओके, सो फिर 4 टेम्पररी, फिर से वही टेम्पररी हट्स वर कंस्ट्रक्टेड कॉस्टिंग ₹1200। They were necessary for the construction of the cinema. They were demolished when the cinema was ready. What you will treat it as? ठीक है, तो कुछ नहीं, ₹1200 will be ₹1200 will be added to the cost of cinema hall and treated as, नहीं तो ऐसे लिखो, ₹1200 will be treated as capital expenditure। तो उस पैसे का क्या करेंगे हम, उस पैसे को ऐड कर देंगे, hence to be added in the कॉस्ट ऑफ सिनेमा हॉल। तो सिनेमा हॉल जो आपके एसेट में बैठा है उसका जो भी कॉस्ट रहेगा उसमें 1200 रुपये आप ऐड कर दो। ठीक है, ओके ना। तो हो गया ये, तो देख लो,
चलो मिटा देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला पूछा है, अभी सब रिपीटेटिव आएंगे, तो इसमें मैं ज़्यादा रीज़न नहीं लिखूंगा, रीज़न क्योंकि आपको पता है, मैं सिर्फ आंसर लिख दूंगा। स्टेट विद रीज़न हाउ वुड यू क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। क्लासीफाई क्या करूंगा मैं, पहला ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹25,000 फॉर इंजन ऑफ द मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। अभी बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मतलब आपका कॉस्ट कटिंग होगा, फ्यूल जहाँ पे ज़्यादा लगता था अभी कम लगेगा, तो यानी कैपेसिटी ऑफ द इंजन बढ़ गया है, ठीक है। तो जो भी खर्चा करे ओवरहॉलिंग का वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। सो ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस will improve the fuel efficiency, ठीक है, which results in cost cutting of fuel expenses. Such expense give endurable benefit, hence treated as capital expenditure, hence treated as capital एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, जो गाड़ी है उसके प्राइस में ऐड कर दो, इसको मोटर वैल्यू उसके प्राइस में क्या कर दो, ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर सेकंड, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹25 लाख इनकर्ड ऑन ओपनिंग ऑफ न्यू मशीनरी यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। जो बिजनेस है इसमें नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने खोला है और उसके लिए क्या किया, इनॉग्रेशन, बड़ा पार्टी थ्रो किया, सेलिब्रिटीज को बुलाया, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको हम, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या मुझे बताओ, ऐसा खर्चा भले एक बार ही करने वाले, बार बार एडवर्टाइज तो नहीं करोगे, बट क्या आपके जो मशीन यूनिट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए किया है क्या ये खर्चा? नहीं, मशीन इज ऑलरेडी इन द वर्किंग कंडीशन, यू आर जस्ट थ्रोइंग टू पब्लिसाइज योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पब्लिसिटी कर रहे हो, ओके। तो पब्लिसिटी को क्या बोलते हैं हम, अकाउंटिंग टर्म में एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। और एडवर्टाइजमेंट खर्चा कभी आपने सुना है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है करके? नहीं। एक टाइम था जब डेफर्ड ट्रीट करते थे। डेफर्ड मतलब क्या, जो 3 साल 4 साल बेनिफिट देने वाला, तो वो एक्सपेंस ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालते थे। बट इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, इट्स अ किस तरीके का एक्सपेंडिचर है ये, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। किस तरीके का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट हम क्या ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू। So since inauguration expenses are treated as advertisement expenses, such kind of expenses will not have endurable benefit, ठीक है, hence treated as revenue expenditure, hence treated as revenue expenditure, ठीक है। आपने एडवर्टाइजमेंट किया है तो रेवेन्यू है, वो आपको कोई क्या एसेट में ऐड नहीं होता, क्योंकि तभी बस थोड़ा पीक मिला, पता चला लोगों को और फिर आना चालू होता, बस और कुछ नहीं उससे ज़्यादा। कंपनसेशन ऑफ 2.5 करोड़ पेड टू वर्कर हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट, हाँ ये थोड़ा सी कैसा होता है,
मैं 55 साल का हूँ, 60 साल में रिटायर होने वाला हूँ, ठीक है। अब मेरी कंपनी बोल रही कि तुम अभी रिटायर हो जाओ, ठीक है, और हम तुमको एक लमसम अमाउंट देते हैं, उसको बोलते हैं VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर एक लमसम अमाउंट रहता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसे लमसम अमाउंट को, ये है तो सैलरी जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, क्योंकि ये क्या वन टाइप ऑफ सैलरी है, बट कैसे में, लमसम में। तो आप इसको ट्रीट क्या करते हो, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इसको डेफर करते हो। डेफर का मतलब क्या है, ओवर द पीरियड, क्योंकि क्या मैं 1 साल नहीं, मैं 5 साल बचा रहा हूँ, तो हम उधर कैसे, वो अभी कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी को अगर डेफर करना है डेफर करे, नहीं करना है 1 ही साल में उठा के डाल दे। अल्टीमेटली ये क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज इसका नेचर क्या है, आप अल्टीमेटली सैलरी दे दो। 5 साल तक जितना काम करते हो, जो सैलरी देते थे, तो कुल मिला के एक लमसम अमाउंट दे रहे हो ताकि वो अभी नौकरी छोड़ के चले, ठीक है। तो क्या वो लोग ने बोला है, सो कंपनसेशन ऑफ ₹2.5 crores है ना, 2.5 crores आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट कंपनी कैन डेफर सच एक्सपेंसेस, ठीक है ना। कंपनी क्या कर सकती है, डेफर कर सकती है सच एक्सपेंसेस ओवर इट्स फ्यूचर पीरियड, ठीक है। डेफर करके मतलब जो अकाउंटिंग ईयर में जितना ट्रीट करना उतना ट्रीट कर सकते हैं, बचा हुआ किधर रखेंगे, बचा हुआ एसेट में डाल देंगे, ठीक है। एसेट में मतलब करंट एसेट में या कहीं भी एसेट में, करंट एसेट में डाल के रख देंगे, या लॉन्ग टर्म एसेट में भी डाले कि भाई VRS पे किया, बट ऐसा कोई करता नहीं है, उसका रेवेन्यू ट्रीट करके डाल देता है खर्चे में, PNL में दिखाते हैं। तो इसका मेरा कहने का मतलब है कि समझो वो बंदा अगर 1 साल काम करता तो उसका समझो 1 करोड़ रुपए होता, बट अभी मैंने कितना 2.5 करोड़ रुपए दिया है, तो 1 साल का जितना 1 करोड़ होता है वो मैं PNL ट्रीट करूंगा, बचा 1.5 करोड़ में एसेट में रखूंगा, फिर उसके बाद फिर इसमें से काट के 1 करोड़ फिर नेक्स्ट ईयर PNL में ट्रीट करूंगा, बचा 0.5 एसेट में रखूंगा, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 0.5 काट के PNL में डाल दूंगा। तो ये डेफर करना बोलते हैं, ठीक है। या बट ये कंपनी के ऊपर है, वो लोग 1 साल भी पे कर सकते हैं, 1 साल भी मतलब PNL में ट्रीट कर सकता है, पूरा का पूरा उठा के भी 2.5 करोड़ PNL में ट्रीट कर सकते हैं, उनकी मर्जी, ठीक है। फ्यूचर ईयर्स, ठीक है, तो हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अभी क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, आर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर। वो पूछ रहे कि क्या ये फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर है। तो मेजर ABC एंड कंपनी रन अ रेस्टोरेंट, दे रेनोवेट द सम ऑफ द ओल्ड केबिन्स, बिकॉज ऑफ दिस रेनोवेशन सम स्पेस वाज मेड फ्री and number of cabin was increased from 10 to 13, total expenditure was 20,000. tell me one thing, इसमें कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, जहाँ पे पहले 10 केबिन आते थे अभी 13 केबिन आए, नंबर ऑफ केबिन बढ़ गए हैं ये रेनोवेशन की वजह से। तो अल्टीमेटली आपकी कैपेसिटी बढ़ी, कैपेसिटी जहाँ पे बढ़ती है तो जो एक्सपेंस होता है उसको क्या ट्रीट करोगे आप, कैपिटल, ठीक है। So renovation of old cabin increased the cabin capacity from 10 to किधर है, 10 to 13, 10 to 13. Such expenses will affect future revenue generation.
कैसे इफेक्ट करेगा? मैं ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर सकता हूँ, या मेरे पास स्पेस में वो स्पेस को यूटिलाइज कर सकता हूँ, कुल मिला के मेरे रेवेन्यू जनरेशन में मदद करेगा। हेंस ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे है तो एग्जिस्टिंग ओल्ड केबिन ही, उनको मैं रेनोवेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर मेजर न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग कंपनी sold certain goods on installment payment basis. 5 customers did not pay the installment. To recover such outstanding installment, the firm spent 10,000 on account of legal expenses. मुझे बताओ ये क्या हुआ? गुड्स बेचे, पैसे नहीं आए, वो रिकवर करने के लिए मैंने लीगल फीस पे किया। अब गुड्स जो बेचे, सेल्स हुआ, क्रेडिट में बेचे तो डेटर खड़ा हुआ, डेटर से पैसा नहीं आया तो उसके लिए 10,000 का लीगल फीस पे किया। मुझे बताओ ये डेटर करंट एसेट है, ठीक है, सेल्स इज रेवेन्यू रिसिप्ट, उसके ऊपर जो खर्चा किया तो वो भी क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो रेवेन्यू इनकम के लिए खर्चा किया है वो क्या नेचर का है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल नेचर के लिए खर्चा किया है और कैपिटल की कैपेसिटी बढ़ाता है तो कैपिटल नेचर बन जाता है, ठीक है। हाँ, नहीं तो आप बोलोगे रिपेयर किया मशीनरी को, कैपिटल के लिए किया तो उसके लिए भी कैपिटल ट्रीट करो, इसलिए मैंने बोला कैपेसिटी बढ़ाता है या प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, ठीक है। सो पेमेंट ऑफ लीगल फीस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। is revenue expenditure. It incurs during normal course of business, क्योंकि डेटर है तो डेटर को तो सेल किया तो डेटर खड़े रहेंगे, डेटर खड़े रहेंगे तो 10 में से 2 नया देंगे कभी कभी, ठीक है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फॉर Mr. Ballar and Co. of Delhi purchased a machinery from Shah and Co. of Ahmedabad. Mr. Ballar and Co. spent rupees 40,000 for transportation of such machinery. The year ending is 31st December 2015. अभी इसमें तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मशीन किसी और के जगह पे है, मशीन को मैंने खरीदा है, लेके आ रहा हूँ, उसके लिए 40,000 पे किया टू ब्रिंग द एसेट इनटू द वर्किंग कंडीशन और द प्लेस, ठीक है। कैपिटल नेचर। ट्रांसपोर्टेशन expenses are necessary to bring the machinery to the place of buyer। इधर नाम तो दिया गया, टू द प्लेस ऑफ मिस्टर बल्लाव, ठीक है, मेजर बल्लाव, हेंस ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, हेंस ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये है आपका सोल्यूशन। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा खत्म हो गया है, कैपिटल मतलब कैपिटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो भी है वो चैप्टर हमारा खत्म हो गया। तो रिमेंबर, एंड्यूरिंग बेनिफिट अगर मिलता है उसके लिए कुछ खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। करंट ईयर में उसका बेनिफिट मिलने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट एज वेल एज कैपिटल रिसिप्ट तो आपको पता ही है, जो शेयर एंड ऑल उससे जो वंस इन अ वाइल से हमें आता है, या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं, जैसे सेल ऑफ एसेट वो कैपिटल नेचर हो जाता है। मेरा जो नॉर्मली ऑर्डिनरी बेसिस पे हमें जो इनकम आते रहता है, रिकरिंग नेचर का रहता है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाता है, ओके।